हो गया? चलो ठीक है। देखो 1924 से मैं ये बता रहा था आपको कि 1924 तक ये बात चल रही थी कि वेव के अंदर कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, और वो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन से भी प्रूव किया है, ठीक है। और आपको पता है कि वेव क्या होती है करके, वेव जो होता है वो डिफ्रैक्शंस और इंटरफेरेंस से हमने बताया कि वेव क्या होती है करके। अब 1924 के बाद में 1925 के आसपास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दिया। उसने क्या बोला कि सारे साइंटिस्ट जो है वो बेटा पार्टिकल नेचर ऑफ वेव की बात कर रहे हैं। उसने क्या किया, वेव पार्टिकल के अंदर वेव कैरेक्टर क्या किए बताए। देखो दोबारा से सुनो बेटा, यहां पे बात क्या चल रही थी, वेव के अंदर कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर। उसने क्या बोला कि पार्टिकल के अंदर कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर। मतलब जो कोई भी पार्टिकल होगा, जो कोई भी पार्टिकल होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे प्रोटॉन होगा, चाहे न्यूट्रॉन होगा, या कोई भी पार्टिकल या कोई भी मटेरियल ले लीजिए आप, या कोई भी मैटर, उसके अंदर कौन से कैरेक्टर आएंगे, वेव कैरेक्टर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, पार्टिकल के अंदर कौन से कैरेक्टर की बात की उसने, वेव कैरेक्टर की बात में। मतलब जो कोई भी मैटर होगा, जिसको भी मास होगा, आप भी अगर सर्टेन वेलोसिटी से चल रहे हो या मैं भी अगर सर्टेन वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो मेरे अंदर भी कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे, वेव कैरेक्टर आ जाएंगे। सबको समझ में आ रही ना बातें? बात इससे पहले चल रही थी कि वेव के अंदर पार्टिकल, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, वेव के अंदर कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमने ये प्रूव करके बताया। लेकिन अब पार्टिकल के अंदर वेव नेचर की बात चल रही है, उल्टा। समझ में आ रही है कि बात? इसके ऊपर से एक रिलेशन दिया था, एक हाइपोथेसिस दिया था बेटा डी ब्रॉगली ने, उसे बोला जाता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। उसने क्या बोला, मैं लिख के बताता हूं आपको, इधर देखिए बेटा, डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। उसने बोला था कि मटेरियल पार्टिकल या मैटर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, उनके अंदर भी क्या होते हैं, वेव कैरेक्टर होता है। मेरे अंदर, आपके अंदर, अगर एक टेनिस बॉल है, अगर वो सर्टेन वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, वेव कैरेक्टर। लेकिन उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि आपको नजर नहीं आएगी। वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि उसके अंदर का जो वेव कैरेक्टर है वो आपको नजर नहीं आएगा। तो बात करते हैं, दैट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो इधर देखो बेटा, दैट इज डी ब्रॉगली। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा भी आपको एक दो, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इसने क्या बोला, इसने बोला कि दैट इज मटेरियल पार्टिकल्स और मैटर, मटेरियल पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, प्रोटॉन्स हो जाए, या न्यूट्रॉन्स हो जाए, या फिर अल्फा पार्टिकल हो जाए, या फिर और क्या बोलेंगे, और मैटर, और क्या बोलेंगे आप, मैटर। जैसे कि क्या बोला है हमने यहाँ पे, सच एज इलेक्ट्रॉन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, या कोई भी पार्टिकल ले सकते हो जिनको मास है। मटेरियल पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जिसको क्या होगा, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट मास होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या न्यूट्रॉन, कुछ भी ले सकते हो। मटेरियल पार्टिकल्स दैट इज मैटर और मैटर सच एज इलेक्ट्रॉन हैव अ विच नेचर, बोलो, पार्टिकल वेव नेचर एज वेल एज, बोलो ना, वेव नेचर एज वेल एज, वेव नेचर एज वेल एज विच नेचर, पार्टिकल नेचर। मतलब दोनों सही, दोनों भी बातें हैं यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल के अंदर वेव नेचर है और वेव के अंदर कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। समझ में आ रही ना बातें? मतलब डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल या डुअल नेचर ऑफ वेव्स। जैसे हमने डुअल नेचर ऑफ, देखो आइंस्टाइन ने 1924 में या 25 के आसपास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, उसमें उसने क्या किया था, डुअल नेचर ऑफ वेव्स तो यूज किया था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। हम बात कर चुके हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यूज करके, प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी देखा है हमने। तो जो डुअल नेचर ऑफ वेव था, अब लाइक दैट उसी तरीके से बेटा डुअल नेचर ऑफ मैटर है। मतलब मैटर के अंदर भी दो नेचर होंगे, पार्टिकल नेचर एज वेल एज विच नेचर, वेव नेचर। बस इसी बातों को उन्होंने क्या किया, प्रूव किया। तो अब हमें ये तो पता है कि अगर किसी वेव के अंदर पार्टिकल नेचर है या कोई रेडिएशन है या कोई वेव्स आ रही है, तो वेव की एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, E = h न्यू। किसके हिसाब से, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से। सही है ना? अरे यही तो देखा था हमने। इधर देखो बेटा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ये क्लियर है ना आपको? बस इतना समझिए कि पार्टिकल के अंदर वेव नेचर होता है। ये किसने बताया, डी ब्रॉगली ने। जो कोई भी मास पार्टिकल्स है बेटा, उसके अंदर वेव कैरेक्टर इंक्लूड होंगे, जैसे कि वेव के अंदर पार्टिकल कैरेक्टर होते हैं, लाइक दैट। अब उसी तरीके से अब हमको पता है कि अगर कोई वेव है तो वेव की क्या होती है, वेवलेंथ होती है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है। तो वो हमने कैसे निकाला था, बोलो बेटा, E = किसके बराबर होती है वो, h न्यू के बराबर। ये एनर्जी कब है, जब वेव है। जब वेव है तो कौन सी एनर्जी होगी बेटा, एनर्जी क्या वैल्यूज क्या होगी, बोलो ना यार, E = h न्यू, E = h न्यू। अब पार्टिकल अगर होगा
तो उसकी एनर्जी क्या होगी, तो उसने यूज कर डाला आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है ना। अगर कोई वेव्स है तो वेव्स की एनर्जी किसके बराबर होगी, h न्यू के बराबर होगी। अगर पार्टिकल है तो उस पार्टिकल की एनर्जी किसके बराबर होगी, mc स्क्वायर के बराबर होगी। लेकिन कब, जब क्या होगा, ये पार्टिकल्स होगा। जब क्या हो जाएगा बेटा, पार्टिकल होगा। मतलब सबको समझ में आ गया। मतलब मैं E के जगह पे क्या रख सकता हूं, h न्यू, या E के जगह पे क्या रख सकते हैं हम, mc स्क्वायर। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो ये अगर ये कब लेना है आपने एनर्जी, यहां पे जब वो वेव्स होगा तो h न्यू के बराबर एनर्जी होगी। अगर पार्टिकल होगा तो किसके बराबर होगी, mc स्क्वायर के बराबर होगी। क्लियर है, सबको समझ में आ गया यहां तक के। तो इसको, इस रिलेशन को यूज करके उसने वेवलेंथ निकाली। किसकी वेवलेंथ निकाली, जो पार्टिकल एक सर्टेन वेलोसिटी से क्या हो रहा था, मूव हो रहा था, जिसके अंदर कौन से कैरेक्टर थे, वेव कैरेक्टर। आप बात को समझ तो पा रहे हो ना कि पार्टिकल अगर होगा, अगर वो सर्टेन वेलोसिटी से मूव हो रहा है बेटा, तो उसके अंदर कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे, वेव कैरेक्टर आ जाएंगे। चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, या फिर क्या हो जाए, अल्फा पार्टिकल। तो उसने कैसे निकाला, उसे कैसे वेरीफाई किया, वो भी बात करेंगे। दो साइंटिस्ट है बेटा, एक है डेविसन एंड जर्मर। उन्होंने वेरीफाई किया था कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव कैरेक्टर होते हैं। कैसे वेरीफाई किया, पोटेंशियल, सर्टेन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन को मूव कराया था, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इधर देखिए, अब ये दोनों चीजें बराबर है। दोनों चीजें क्या है बेटा, यहां पे बराबर है। तो अगर दोनों चीजें बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, बोलो ना। यहां पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, h न्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, mc स्क्वायर, या mc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, h न्यू। अब मुझे बताइए यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, sc बाय लैम्डा। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज sc बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mc स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर। अब ये c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट और द स्पीड ऑफ लाइट। ये भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। या फिर ऐसे रख दीजिए, पहले ये बता देता हूं आपको, इसे छोड़िए, इसे पहले ऐसे बता देता हूं। एक मिनट रुकिएगा आप, ठीक है। अब चलो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, बोलो बेटा, h न्यू इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं यहाँ पे, mc स्क्वायर। h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और h न्यू की जगह पे sc बाय लैम्डा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बता दूं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूं। इधर देखिए, अब हमें दो बातें यहां से पता चल गई। पहली बात है कि अगर वेव कैरेक्टर है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो h न्यू के बराबर होगी, या बेटा किसके बराबर होगी, बोलो, sc बाय लैम्डा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, sc बाय लैम्डा के बराबर होगी। हाँ, अगर मान लीजिए उसके अंदर पार्टिकल नेचर है तो उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, mc स्क्वायर के बराबर होगी, mc स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, अब दोनों को अगर हमने बराबर रख दिए यहां पे तो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, सो दैट इज sc बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर। क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर। यहां से c से c क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। c से c क्या हो जाएगा, यहां से आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो बोलो यहां पे क्या बचा है बेटा, बोलो ना, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू सी। ये c क्या है, यहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं बेटा, यहां पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिया गया। सबको समझ में आ रहा है। इस c को उसने किससे रिप्लेस किया है, v से। और v क्या है यहां पे, बोलो, वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं, किसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल। अब देखो, अगर पार्टिकल एक जगह पे है तो उसके अंदर कोई वेव कैरेक्टर नहीं होंगे। हमने क्या बोला कि वेव को एक सर्टेन वेलोसिटी से क्या कराना पड़ेगा, आपको मूव कराना पड़ेगा। जब तक कि आप सर्टेन वेलोसिटी से पार्टिकल को मूव नहीं कराएंगे बेटा, तब तक के आप उसकी वेव कैरेक्टर नहीं बता सकते उसके अंदर। उसका, मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे अंदर कोई वेव कैरेक्टर होगी क्या, नहीं। अगर मैं मूव कर रहा हूं बेटा एक यहां से सर्टेन वेलोसिटी से, तो मेरे अंदर क्या आ जाएंगे, वेव कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अब इधर देखो आप, यहां पे ये जो mv है, ये इसको क्या करेंगे फिर हम, बोलो, दैट इज h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे mv हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mv। अगर मैं लैम्डा को इधर भेज दूं और mv को इधर ले लूं तो क्या हो जाएगा, जरा बोलिए आप मुझे। इधर देखिए, इसे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, नजर आएगा आपको। तो बोलो क्या होगा, हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू, वेवलेंथ आ जाएगी ना, क्या आ जाएगी, वेवलेंथ। तो बोलो क्या आ जाएगा, h अपॉन mv। h अपॉन क्या हो जाएगा, mv। आपको एक बात समझ में आ रही है, ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन की। यहां पे उसने इलेक्ट्रॉन ही लिया था। क्या लिया था, इलेक्ट्रॉन। ओए यासिर, ये बेटा किसकी वेवलेंथ आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ जाएगी, जो कि m को क्या होगी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी को क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, जितना पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी होगी। सबको समझ में आया। और जितना वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी क्या होगी बेटा, उसकी वेवलेंथ भी क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। सबको समझ में आया। अब मुझे एक बात बताइए, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। आप फिजिक्स में पढ़ते हो, सही है ना। अरे दैट इज mv के जगह पे आप क्या रख सकते हो,
P रख सकते हो। mv की जगह पर अगर आपने P रख दी तो यहां पे बोलो क्या हो जाएगा, लैम्बडा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H अपॉन P आ जाएगा। क्या हो जाएगा, H अपॉन P। और P क्या होता है, दैट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम सबको समझ में आ रहा है। कई बार क्या होता है, आपने ये फॉर्मूला बेटा दिमाग में रखना है कि दैट इज H इज इक्वल टू सॉरी दैट इज लैम्बडा E, दैट इज द एनर्जी ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H अपॉन mv। आपको क्या दे देंगे, H दे देंगे, देने की जरूरत नहीं, आपको पता है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकंड। और मास दे देंगे, वेलोसिटी दे देंगे आपको, और पूछ लेंगे उसकी वेवलेंथ। क्या पूछ लेंगे, वेवलेंथ। आपको समझ में आ रहा है ना। तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए करके। क्या मेंशन करना पड़ेगा, डी ब्रोगली। सबको समझ में आया कि वेवलेंथ क्या हो जाएगी यहां पे, विच इज इक्वल्स टू H अपॉन P, एंड P इज द लीनियर मोमेंटम। P क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। मतलब जिसका लीनियर मोमेंटम कम होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा, और जिसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। सबको समझ में आ रहा है ना। इनवर्सली का प्रोपोर्शनल का मतलब देखो, कई बार क्या होता है, दो पार्टिकल दे देते हैं आपको साइमल्टेनियसली। कई बार क्या दे देंगे बेटा, दो पार्टिकल दे देंगे, दो पार्टिकल का मोमेंटम दे देंगे आपको, या एक पार्टिकल का मोमेंटम दे देंगे, दो पार्टिकल की वेवलेंथ दे देंगे, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम निकालने के लिए बोलेंगे। तो यहां से क्या लिख सकते हो आप, बोलो यहां से क्या लिख सकते हैं हम। यहां से हम ये लिख सकते हैं कि बोलो लैम्बडा 1 ओवर लैम्बडा 2 इज इक्वल टू, बोलो ना यार, P2 अपॉन P1। P2 अपॉन P1 सबको समझ में आया ना। अरे दो पार्टिकल दे देंगे, दोनों पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम दे देंगे, और एक की वेवलेंथ दे देंगे और दूसरे की वेवलेंथ पूछ लेंगे आपको। सबको समझ में आया। या फिर क्या हो सकता है, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी दे देंगे, दोनों पार्टिकल की वेवलेंथ दे देंगे, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ लेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, बोलो ये भी क्या होगा बेटा, V2 अपॉन V1 हो जाएगा। अरे समझ में आया है नहीं आया आपको। देखो इसके ऊपर डीपीबी में क्वेश्चन भी दूंगा, कुछ प्रॉब्लम बेटा यहां पे भी करके बताऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो, आप इधर देखो, आपसे पूछा गया है कैलकुलेट दी डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली ये मेंशन करना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। तो वेवलेंथ निकालने के तो और भी कई तरीके हैं। एनर्जी दे दी जाए, प्लैंक दैट इज एनर्जी दे देंगे आपको, E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी हो जाएगी, उस पर से आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, कि निकाल सकते हो, वो भी तरीका है। लेकिन यहां पे उनको देना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला अलग है ना यार, दैट इज H अपॉन mv या H अपॉन P। H अपॉन mv या फिर क्या हो जाएगा, H अपॉन P। दिस आर द लीनियर मोमेंटम। तो आपको यहां पे देना पड़ेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल और बॉल ऑफ मास 0.1 kg। मास कितना दिया गया, 0.1 kg, मतलब 100 ग्राम। कितना दिया गया, 100 ग्राम। 100 ग्राम मास दे दिया गया। मूविंग विद द वेलोसिटी दी गई है आपको 60 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर पर सेकंड। आपको क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या कैलकुलेट करना है बेटा आपको, यहां पे डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है आपको, एक बॉल की, जिसका मास कितना दिया हुआ है, 0.1 kg, और उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है आपको, 60 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर देखिए आप, सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो दिया गया वो लेफ्ट साइड में लिख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या दिया गया बेटा, मास दिया गया। किसका मास दिया गया, बॉल का। सबको समझ में आ रही है ना। वो बॉल को बेटा एक शॉट लगाया MSD ने, MSD पता है आपको, वो 60 मीटर पर सेकंड से वो बॉल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसकी वेलोसिटी दे दी गई, और वो उसका मास कितना है, दैट इज 0.1 kg। तो लिख लीजिए यहां पे 0.1 kg। ये मास क्या हो जाएगा, 0.1 kg। और वेलोसिटी कितनी दी गई बेटा, दैट इज 60, कितनी भी दे सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। मैं एक जो दिमाग में आ गया रैंडमली वो ले लिया बेटा यहां पे, दैट इज 60 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट दी डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो क्या होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, बोलो बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ विच इज इक्वल्स टू H अपॉन mv। अभी तो बताया कि जिसका मास ज्यादा, जितना ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी होगी। पहले ये निकाल लेते हैं। तो बोलो H की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -30 जूल सेकंड। एमकेएस दिया आपको, अरे एमकेएस सिस्टम में ना जूल पर सेकंड, तो आपको मास भी किसमें लेना पड़ेगा, एमकेएस में। तो वो दिया हुआ भी है आपको, मतलब आप 100 ग्राम नहीं लेंगे यहाँ पे, 100 ग्राम लेंगे क्या, नहीं लेंगे। मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया नीचे वाला,
अरे 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो करो यहां पे 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 अपॉन क्या हो जाएगा 6। तो ये थोड़ा बहुत इसको डिवाइड कर सकते हैं हम यहां से, तो ये 6 और ये आ जाएगा 1.104 है ना, समथिंग कुछ आएगा ये देख लीजिए, ये आएगा 1.104 के आसपास आएगा। कितना आएगा 1.104 इंटू क्या आएगा 10 टू दी पावर माइनस 34 मीटर। माइनस 34 किस में आएगा मीटर। देखो कितनी छोटी वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ कितनी छोटी होगी, दिख रहा है ना आपको। अरे देखो ना बेटा, वेवलेंथ जो होती है वो एंगस्ट्रॉन की रेंज की वेवलेंथ होती है, और 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। और ये 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर नहीं है, ये 10 टू दी पावर माइनस 34 मीटर है। मतलब कितनी छोटी होगी, इतनी छोटी होगी कि आपको नजर भी नहीं आएगी। सबको समझ में आ रहा है ना। वेवलेंथ बड़ी होने का मतलब क्या होता है, इधर देखिए मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूं आपको। वेवलेंथ बड़ी होने का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ बड़ी होने का मतलब ये होता है कि वो आपको ऐसे नजर आए। इधर देखो आप, इधर देखो आप, यहां पे आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये तो नजर आ रहा है आपको, इसके अंदर वेव कैरेक्टर है, वेवलेंथ नजर आ रही है। लेकिन कुछ पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से या मास ज्यादा होने की वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो बेटा उनकी वेवलेंथ इतनी छोटी होगी कि नजर नहीं आएगी आपको, ऐसे लगेगा कि वो स्ट्रेट ही जा रहे हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो ये वेवलेंथ इतनी छोटी, अभी तो दिख रही है आपको, ये वेवलेंथ इतनी छोटी होगी, एंगस्ट्रॉन की रेंज की होती है बेटा। माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा आपको इस वेवलेंथ को, तो नजर आएगी शायद। इतनी छोटी वेवलेंथ होती है, तो इतनी छोटी वेवलेंथ होती है कि ऐसे नजर आ रहा है कि ये जो बॉल है बेटा ये कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। लेकिन उसके अंदर भी क्या होते हैं, वेव कैरेक्टर। इसलिए तो मैंने बोला है ना आपको कि आज चाहे आप हो या मैं हो बेटा, अगर सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी क्या आ जाएंगे, वेव कैरेक्टर आएंगे। लेकिन वो वेव कैरेक्टर इतने छोटे होगी, उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होगी कि वो नजर नहीं आएगा, नजर आएगा कि हम स्ट्रेट जा रहे हैं करके। सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम बताया ये सबको समझ में आया कि एक पार्टिकल से बेटा बॉल है जिसका मास आपको 0.1 kg दिया गया है, वो 60 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। तो आपने उसकी वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो नियर अबाउट 1.104, हाँ 1.104 के आसपास ही आता है वो, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 मीटर आ जाएगी। सबको समझ में आया, क्लियर है बात। यहाँ पे एक बार दोबारा से देख लीजिए आप, इधर देखो बेटा, हमने क्या बोला कि डी ब्रॉगली ने क्या बोला, हमने नहीं बोला, डी ब्रॉगली ने बोला कि पार्टिकल जो होते हैं, मटेरियल पार्ट जो होते हैं या मैटर होते हैं, जिनको कुछ ना कुछ मास हो, उनके अंदर भी क्या होते हैं, वेव कैरेक्टर, अगर वो सर्टेन वेलोसिटी से मूव करते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। हाँ, अगर वो वेव है तो उसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, एच न्यू के बराबर हो जाएगी। हाँ, अगर उसके अंदर वो पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, mc²। ये आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप को यूज कर डाला उसने। ठीक है, नेक्स्ट हमने दोनों को बराबर रख दिया, दोनों को बराबर रख दिया तो क्या आ गया यहाँ पे, h अपॉन, देखो यहाँ पे एस बाय लैम्बडा इज इक्वल टू mc²। सी से सी आउट, एक सी बचा यहाँ पे, और सी को रिप्लेस किया उसने किससे, v से, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो h अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ गया, mv। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, h अपॉन mv, और mv क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। सो दैट इज द h अपॉन क्या हो जाएगा, p। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन p। दो पार्टिकल दिए हैं तो आप क्या कर सकते हो, उनकी वेवलेंथ निकाल सकते हो, लैम्बडा 1 ओवर दी लैम्बडा 2 इज इक्वल टू p2 ओवर दी p1। मोमेंटम दिया गया है तो, या फिर मास दिया गया है तो क्या करेंगे आप, दैट इज वेलोसिटी दी गई है तो v2 अपॉन v1। क्लियर है सबको बातें। अब देखो, अब बेटा नेक्स्ट साइंटिस्ट है, उसके जस्ट बाद दो साइंटिस्ट है, एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, और एनसीईआरटी में जो लाइन दी है बेटा उसके ऊपर डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। दैट इज डेविसन एंड जर्मर। दो साइंटिस्ट है, डेविसन एंड जर्मर। उन्होंने वेरीफाई किया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन से कैरेक्टर होते हैं, वेव कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन इज अ मटेरियल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो है वो मटेरियल पार्टिकल है, और उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम सर्टेन वेलोसिटी से अगर मूव कराएंगे तो उसके अंदर भी कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे, वेव कैरेक्टर आ जाएंगे। कौन से साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट है बेटा। एक पहला जो साइंटिस्ट है वो है दैट इज डेविसन, और दूसरा जो है वो है जर्मर, दैट इज डेविसन एंड जर्मर। ये दो साइंटिस्ट है, मैं इससे पहले बता चुका हूं आपको कि एनसीईआरटी की लाइन में दिया हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ढंग से तो उसमें दिया हुआ है, देख लेना आपने। सो दैट इज डेविसन एंड जर्मर, टू साइंटिस्ट, बोथ वेरीफाई दी। इन्होंने क्या वेरीफाई किया, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, इधर देखिए आप, वेरीफाई दी वेव कैरेक्टर। किसके अंदर वेव कैरेक्टर को वेरीफाई किया बेटा, वेव कैरेक्टर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, वेव कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है, अरे है ना उसको मास, हमने देखा ना 0.0005 AMU मास है कि नहीं है उसको, है ना। प्रोटॉन से 1837 टाइम कम है, इलेक्ट्रॉन से भी 1837 टाइम कम है, देखा है कि नहीं देखा है हमने, लेकिन मास है उसको, निग्लिजिबल है, जो कि हम निग्लेक्ट करके चलते हैं, लेकिन मटेरियल पार्टिकल है। अगर उसको सर्टन वेलोसिटी से अगर मूव करा दिया तो उसके अंदर भी क्या आ जाते हैं? वेव कैरेक्टर आ जाते हैं। इसलिए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का यूज करके डेविसन एंड जर्मर ने इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन से कैरेक्टर बताए? वेव कैरेक्टर। कैसे बताया? इधर देखो बेटा, उन्होंने क्या किया बेटा, यहां पे देखिए, यहां पे दो प्लेटें रख दी ऐसी, इस तरीके से दो प्लेटें हैं, एक प्लेट पॉजिटिव को जोड़ दी और एक प्लेट नेगेटिव को जोड़ दी। चलिए हम यहां पे क्या करते हैं, एक प्लेट हमने जोड़ दिया पॉजिटिव को, वाइल्स अदर प्लेट इज अटैच टू और कनेक्टेड टू दी नेगेटिव प्लेट। अब ये पूरी की पूरी प्लेट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव। अब कैथोड और एनोड की बात नहीं करते हम, आपको पता है कि कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, तो ठीक है। चलिए इधर देखिए आप, जो पॉजिटिव होता है वो एनोड होता है और जो नेगेटिव होता है वो कैथोड होता है। क्लियर है सबको? यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, एक पोटेंशियल अप्लाई किया, जहां पे एक पॉजिटिव है और एक क्या है बेटा? नेगेटिव है, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन को रख दिया ऐसे, इन दोनों के बीच में किसको रख दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। किसने बताया था? मिलिकन ने निकाल के बताया ना, पता है ये, दैट इज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था कि नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना नेगेटिव चार्ज होता है ये बताया था आरए मिलिकन ने, बाय उस मेथड? बाय ऑयल ड्रॉप मेथड। अभी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एक सर्टेन पोटेंशियल में अगर हम इसे अगर इसमें रख देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो जाएगी बेटा? माइग्रेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो बताइए पॉजिटिव की तरफ जाएंगे या नेगेटिव की तरफ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। सबको समझ में आ गया? अब वो मूव करेंगे तो उनको क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। मूव करेंगे ना, जैसे ही मूव करेंगे तो काइनेटिक, देखो आप इनको इसमें रख देंगे तो उसको काइनेटिक एनर्जी आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। किस वजह से आएगी? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। हमने जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, और मूव करेंगे तो उनको क्या आ जाएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर होगी उनको तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेंगे? मूव करेंगे, और एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने को ही कहते हैं हम, दैट इज वर्क डन। क्या बोलते हैं उसे? वर्क डन। लेकिन ये जो वर्क डन हो रहा है ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। कौन सा वर्क डन है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, क्योंकि हमने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया। तो आपको बात समझ में आ रही है? तो बोलो यहाँ पे क्या होगा बेटा? दैट इज द काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? वर्क डन। लेकिन कौन सा वर्क डन हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे V लगाया, और V पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन को आ गई काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से इन्होंने कर डाला वर्क डन, और वो वर्क डन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बोलो हाफ mv स्क्वायर। आराम से लेके चलूंगा। और इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये भी बता चुका हूं मैं आपको, इससे पहले बता चुका हूं ना कि चार्ज इनटू पोटेंशियल को ही क्या कहते हैं? दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब इधर देखो आपने क्या किया, यहां पे क्या किया बेटा? ये हाफ mv स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या आ गया? ev आ गया। हमने क्या किया, इसको मैंने इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाइड किया, m से डिवाइड किया, तो बोलो क्या हो जाएगा ऊपर? हम बोलो ना, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। आ गया सबको समझ में? इसको m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, तो m मल्टीप्लाइड बाय m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा? m। क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो बेटा E इंटू V। अब ये V बेटा क्या है? पोटेंशियल है, ना कि वेलोसिटी। क्या ये वेलोसिटी है? क्या नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, आपको पता है कि m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह पे मैं p स्क्वायर रख सकता हूं? अरे यार अभी तो बताया आपको कि P इज इक्वल टू mv। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी है, ये क्या है बेटा? वेलोसिटी है। पटको यहां पे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? बोलो p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू ev। क्या हो जाएगा? ev। अब यहां से p स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 2m को इधर भेजना पड़ेगा, तो बोलो क्या हो जाएगा? p विच इज इक्वल टू 2m इंटू ev अंडर रूट। सही है ना? सबको समझ में आया? p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2m ev इंटू, मतलब ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगी अगर p की वैल्यू निकालेंगे यहां से। अब मुझे एक बात बताइए, p की जगह पे क्या रख सकते हैं हम? h अपॉन लैम्बडा। कहां गए? अरे देखो, ये देखो यहां पे
लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, सही है ना। अरे एम बी इक्वल टू क्या होता है, एम बी इक्वल टू पी होता है, तो लैम्बडा यहाँ पे क्या है, एच इज दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, तो लैम्बडा इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएंगे, एच अपॉन लैम्बडा, सही है ना। हाँ ठीक है, ओके, समझ में तो आ रही है ना बात आपको बेटा। हाँ चलो बोलो, यहाँ पे पी की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे बोलो बेटा एच अपॉन लैम्बडा, एच अपॉन लैम्बडा, तो एच अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, रूट एम ई वी, रूट एम ई वी। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से मुझे वेवलेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, वेवलेंथ, तो थोड़ा इसे इधर डिस्कस कर देते हैं। अगर मुझे यहां से वेवलेंथ निकालनी है तो बोलो क्या हो जाएगी वेवलेंथ, वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसको इधर खींचो, इसको इधर खींचो, तो बोलो क्या हो जाएगी, हाँ लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ई इंटू वी, ये आ जाएगी। दैट इज, ये किसकी वेवलेंथ होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी। ये मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा। ये किसका होगा, ये चार्ज किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। ये v क्या होगा, पोटेंशियल। अरे ये ev है ना, ev बोले तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, जो कि हमने किसके ऊपर लगाया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो देखो अब मुझे बताइए h क्या है, कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, m क्या है, कांस्टेंट है, और ये e क्या है, कांस्टेंट है। v कांस्टेंट है क्या, नहीं, v तो वेरिएबल है ना, पोटेंशियल चेंज हो ज्यादा होता है। अब ये सभी कांस्टेंट टर्म्स का अगर हमने कैलकुलेशन किया तो ये आता है बेटा, दैट इज विच इज इक्वल्स टू, ये जो सभी कैलकुलेशन अगर किया तो ये आता है बेटा, दैट इज रूट 150 अपॉन वी आता है। क्या आता है, रूट 51, दैट इज रूट 150 अपॉन वी, मतलब 150 भी रूट में है और वी भी क्या है, रूट में है। अगर आपने 150 का रूट अगर निकाला तो वो आता है दैट इज 12.3 और अपॉन क्या हो जाएगा, रूट वी आ जाएगा, रूट वी आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास में, वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। सबको समझ में आ गया। देखो ये जो जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स है बेटा, ये सारी कांस्टेंट टर्म्स का अगर हमने कैलकुलेशन किया तो ये आता है रूट 150 अपॉन वी, दोनों भी रूट के अंदर है। अब रूट 150 का रूट कितना होता है, 12.3 होता है। कितना होता है, 12.3, और ये रूट वी तो एज इट इज लिखा है ना हमने, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। अब क्या सवाल ये है कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालेंगे, इधर देखो बेटा, इधर देखो, क्या हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल सकते, नहीं, क्योंकि ये तो ये जो मास है, ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। ये चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का। हाँ अगर हमारे पास में प्रोटॉन हो तो प्रोटॉन का मास रखेंगे यहां पे। अगर प्रोटॉन का, ये प्रोटॉन पर का चार्ज होगा। समझ में आ रही है ना बात यार। अरे यार ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपनी, दैट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन नहीं रख सकते क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। कैलकुलेशन अलग हो जाएगा, क्योंकि चार्ज और मास चेंज अगर हो गया तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा ना। सबको समझ में आ रही बात है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल रख दो, चेंज हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल रख देंगे तो क्या हो जाएगा, और भी चेंज हो जाएगा। तो सबको समझ में आया। तो इस तरीके से बेटा उसने क्या निकाला था, बोलो क्या निकाला था, वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ निकाली थी, इलेक्ट्रॉन की। कितनी आई थी वो, 12.3 अपॉन रूट वी। मुझे एक बात बताइए, ये क्या है रे? ये वाला जो है, ये नजर आ रहा है आपको, इधर देखिए, ये E इंटू वी क्या है, EV क्या है, काइनेटिक एनर्जी। EV क्या है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, EV। तो क्या मैं इसके जगह पे काइनेटिक एनर्जी नहीं रख सकता, रख सकते ना। EV की जगह पे हम क्या रखेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो बोलो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्या लिखेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी। कई बार क्या होता है, आपको पोटेंशियल दे देते हैं और इलेक्ट्रॉन की क्या पूछ लेंगे, आपको वेवलेंथ पूछ लेंगे। तो आपने क्या करना है, 12.3 डिवाइडेड बाय रूट वी, और ये वी क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल है। कई बार आपको काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं और क्या पूछ लेते हैं आपको, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, तो वो भी निकालते आना चाहिए आपको। तो दोनों फार्मूले दिमाग में रखिए आप। पहला फार्मूला ये है, दैट इज इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का क्या है बेटा, 12.3 अपॉन रूट वी। हाँ अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में निकालना है आपको तो बोलो क्या हो जाएगा, H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me इंटू काइनेटिक एनर्जी। 2me था ना, 2me था, तो EV के जगह पे हमने क्या रख दिया यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, दैट इज H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है आपको, समझ में आ रही। कई बार मैंने आपको बोला, जैसे कि हमने एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट देखा है, एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट देखा है, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट देखा है, वेलोसिटी ऑफ बोहर ऑर्बिट देखा है। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखे कि नहीं दिखे उसके फॉर्मूले के ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर या उसके रिलेशंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। और इस फॉर्मूले के ऊपर भी देख लीजिए आप, आपके पास में अगर नोट्स होगी, नोट्स नहीं होगी तो मैंने उसकी PDF ग्रुप पे डाला था, देखना आप उसके ऊपर, उसके अंदर ऐसे 2-4 रिलेशनशिप दिए हुए हैं।
नहीं तो बच्चे पढ़ लेते इधर उधर से, उनको समझ में नहीं आता है कि रिलेशन कहां से आया करके। मैं आपको एक एक रिलेशन निकाल के बता रहा हूं यहाँ। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? जिस तरीके से हमने, अब नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। किसकी वेवलेंथ? इलेक्ट्रॉन की। तो क्या हम प्रोटॉन की वेवलेंथ निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या हम अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए आप, अब मुझे एक बात बताइए कि हमने इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ निकाली है, दोबारा से देखो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन की हमने जो वेवलेंथ निकाली है वो कितनी है? बोलो बेटा, बोलो ना यार। दैट इज 12.3 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ v। अब ये आती है एंगस्ट्रॉन में। ये किस में आती है? एंगस्ट्रॉन में। ये लिखना भूल गया था मैं, एक्चुअल में बेटा ये किस में आती है? दैट इज एंगस्ट्रॉन में होती है, एंगस्ट्रॉन की रेंज की होती है। ठीक है, ये किस में होती है? एंगस्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? 12.3 अपॉन अंडर रूट ऑफ v। ये किस में होगी? एंगस्ट्रॉन में। हाँ, अगर आपने प्रोटॉन की निकालना है, किसकी निकालना है बेटा? प्रोटॉन की। इधर देखो आप, अगर आपको किसकी निकालना है, दैट इज प्रोटॉन की, तो मुझे एक बात बताइए, फॉर्मूला तो यही है हमारे पास में। बोलो कौन सा फॉर्मूला था? H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 m मास ऑफ प्रोटॉन। अरे क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन, E ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन दी प्रोटॉन, और ये क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। H क्या है? कांस्टेंट है। 2m क्या है? 2 क्या है? कांस्टेंट है। mp क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? कांस्टेंट है। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? v। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वेरिएबल है। अगर इन सब कांस्टेंट टर्म को हमने कैलकुलेट किया तो ये आ जाता है बेटा, इधर देख लीजिए आप, ये आ जाता है दैट इज 1.017। कितना आता है? 1.017 अपॉन क्या हो जाएगा? रूट v। और ये भी किस में आ जाएगा? एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? एंगस्ट्रॉन में। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? बोलो, हम निकाल सकते हैं लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। क्या निकाल सकते हैं? लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो क्या होगा? बोलो, हमारे पास में होगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या होगा? 2m किसका? बोलो मास किसका? अल्फा पार्टिकल का। चार्ज किसका? अल्फा पार्टिकल का। मास अल्फा पार्टिकल का कितना यूनिट्स होता है? 4 यूनिट, जो प्रोटॉन के मास के 4 टाइम होता है। सही है ना? प्रोटॉन का मास अगर मैं 1 यूनिट अगर मानूंगा, तो प्रोटॉन का मास अगर 1 यूनिट मान रहा हो तो बेटा हेलियम का मास कितना, अल्फा पार्टिकल का मास कितना मानना पड़ेगा? 4 यूनिट। अगर प्रोटॉन पर का चार्ज 2 यूनिट है, प्रोटॉन पर का चार्ज 1 यूनिट है, तो हेलियम का चार्ज कितना होगा? 2 यूनिट। मैंने बोला था कि नहीं बोला था यार? बोला था ना। देखो यहां पे बेटा ये बात आपने दिमाग में रखना है, यहां पे कई बार आपको एक दे देते दूसरा पूछ लेते हैं, एक दे देते हैं और दूसरा पूछ लेते हो, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, और उस पर जो चार्ज होता है वो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर बोल दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में बराबर होता है। सही है ना? अगर प्रोटॉन पे 1 यूनिट चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पे भी 1 यूनिट चार्ज होगा, तो 2 यूनिट चार्ज हीलियम पे होगा। प्रोटॉन का मास अगर 1 यूनिट होगा तो बेटा हेलियम पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको रखेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? ये है। तो अगर इनको सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा? लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज इक्वल टू, बोलो ना क्या आ जाएगा? विच इज इक्वल टू आ जाएगा 0.86। कितना आ जाएगा? 0.86। इतना दिमाग में रह सकेगा आपके? कई बार क्या होता है आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं बेटा, सीधे सीधे मैं बता रहा हूं। इसका मास अगर मैं 4 यूनिट लूंगा, इसके ऊपर का जो चार्ज है 2 × 1.6 × 10 to the power -19 कूलम लूंगा, सबको जोड़ूंगा घटाएंगे तो इतना आ जाएगा 0.86। 0.86 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? रूट v। और ये भी किसमें होगा बेटा? एंगस्ट्रॉन में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? एंगस्ट्रॉन में। अगर क्यों बेटा अगर न्यूट्रॉन होगा तो बताइए उसकी वेवलेंथ क्या आएगी? न्यूट्रॉन अगर होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या आएगी? कितनी आएगी? 0 आएगी वेवलेंथ, क्योंकि चार्जलेस पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है? चार्जलेस पार्टिकल। तो लिख दूं यहां पे, अगर मेरे पास में यहां पे न्यूट्रॉन लिया तो उसकी वेवलेंथ क्या आ जाएगी बेटा? यहां पे 0 आ जाएगी। देखो एक एक पार्टिकल की आपको निकाल के बताया बेटा। इधर देखो आप, ये है हमारे पास में कौन सा पार्टिकल? दैट इज इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इधर देखो पहले आप, इधर देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन के बाद में आपको निकाल के बताया किसकी? दैट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन की वेवलेंथ कितनी होती है? 1.017 और अपॉन क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ v। अंडर रूट ऑफ v किसमें आ जाएगी? एंगस्ट्रॉन में। हाँ, नेक्स्ट बताइए किसकी बताया? अल्फा पार्टिकल। कितनी होती है अल्फा पार्टिकल की? 0.86 अपॉन रूट v, अंडर रूट ऑफ v। एंगस्ट्रॉन में होगी। किसमें होगी? एंगस्ट्रॉन में। और न्यूट्रॉन पार्टिकल की क्या होगी? दैट इज 0 होगी। क्योंकि क्या कई बार अगर आपको ऐसे पूछ लिया गया कि बताइए प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, ऐसे पूछ लिया तो समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का रेशियो पूछ लिया गया आपसे,
या इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन की वेवलेंथ का रेशियो पूछ लिया गया, तो कैसे निकालेंगे आप? इधर देखिए आप, अगर आपको पूछ लिया गया दैट इज द रेशियो ऑफ, आपको क्या पूछ लिया गया बेटा? रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। चलिए बताइए क्या होता है, बताइए क्या होगा, बोलो ना। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? 12.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी, अंडर रूट ऑफ वी दैट इज 12.3 अपॉन रूट वी, सही है ना। और इसको क्या करना है? डिवाइड करना है किससे? 1.017 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, अंडर रूट ऑफ वी। तो ऐसे कर देंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या कर देंगे? रूट वी अपॉन क्या कर देंगे बेटा? 1.017, सही है ना। और सबको समझ में आया ना? यही होता है ना, मतलब यहां से रूट वी से रूट वी आउट। तो बताइए यहाँ पे क्या बचा? 12.3 अपॉन 1.017। तो देखो नियरली 12 पॉइंट समथिंग ही आएगा, लेकिन 12.3 नहीं आएगा, 12.3 से कम आएगा, है ना। समझ में आया नहीं आया? तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा दैट इज 12.26। कितना आ जाएगा? 12.26। क्या है ये 12.26? रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। अब आपको ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको पूछ लिया जाएगा कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन का ही रेशियो बताइए। आपको कई बार पूछ लिया जा सकता है कि बताइए वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछ लेंगे आपको। समझ में आ रही है ना बातें आपको? निकालते आएगा क्या? निकालते आएगा सबको? चलो मैं अगर आपसे पूछ लूं बेटा यहाँ पे, यहीं पे पूछ लेता हूं, तो देखो निकाल के बताइए आप मुझे। चलिए वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो निकाल के बताइए। चलो करो ट्राई आप, देखो निकालो। एक दो क्वेश्चन बता देता हूं, बाद में हम इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। चलो देखो जल्दी से, निकालना पड़ेगा बेटा, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। पता नहीं, बंद कर दो। चलिए मैं एक क्वेश्चन और भी करा देता हूं आपको।